सुप्रीम कोर्ट प्रजातंत्र तथा जनमत की प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई, क्यों? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा कड़वा प्रश्न किया। यह इतना कड़वा प्रश्न है कि इसके बारे में देश के हर मतदाता को सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है कि आखिरकार यह मतदाता है, हमारे हाथ में सिर्फ वोट देने का अधिकार है, किसी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है और अन्य संस्थाएं हैं, ये सारा दायित्व उनका है। किंतु अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी संवैधानिक संस्था अपना दायित्व निभाने में सक्षम नहीं है या वो अपना दायित्व निभाना ही नहीं चाहते। इस संदर्भ में हम दो संस्थाओं की बात करेंगे। पहली है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है चुनाव आयोग। सबसे पहले हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सीजेआई साहब ने जो आज एक बड़ा 2 दिन पहले एक निर्णय दिया कि जो न्याय देवी की मूर्ति पर काली पट्टी बंधी थी और हाथ में तलवार थी, उसके बजाय अब किया, उसकी एक तो पट्टी खोल दी और हाथ में तलवार की बजाय संविधान की कॉपी दे। जो भी हुआ वो, ये सीजेआई चंद्रचूड़ साहब का निर्णय है। वे भी एक अपना इतिहास बनाना चाहते कि देखिए, मैंने न्याय की देवी की आंखें खोल दी, उसके हाथ में संविधान थमा दिया, ये सब कुछ कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये भी एक अपना अस्तित्व स्थायी करने का एक नाटक है। जो भी हो, हम इसकी आलोचना नहीं करते। सीजेआई पद पर है, वे अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने किया। अब दूसरी एक जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो ऐसा लग रहा है कि नाजी सरकार का एक एजेंट है और उसके हिसाब से ही कार्य करता है। वो जैसा चाहती है वैसे योजना बनाता है, वैसी घोषणाएं करता है और उसके हिसाब से ही सारा चलता है। ईवीएम में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, इतने सारे वकीलों ने, सारे विद्वान जो हैं, अच्छे से अच्छे लोग जो ईवीएम के घोटालों को उजागर कर रहे हैं, वे सब झूठ हैं। और सिर्फ चुनाव आयोग का महाभ्रष्ट, महाधूर्त, मक्कार राजीव कुमार ही सच है। वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट में देश की 99% जनता का विश्वास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मौन धारण क्यों किया? वो धर्तराष्ट्र क्यों बनी रही? यदि जो जनता की आवाज जो उठी थी, जनता जो बोल रही थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज करना था, जांच आदेश देना था, एसआईटी गठित करना थी और स्पष्ट कहना था कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार की न तो सरकार बनेगी और न ही शपथ विधि समारोह होगा। आपका नाम? मैं अभी और इसमें जुड़ रहा हूँ। शपथ विधि हो गई, सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट अब देखती रही। अब जो हमारे सीजेआई साहब है, जो रिटायर होने वाले हैं 9 नवंबर को और 10 नवंबर को न्यायमूर्ति खन्ना जी सीजेआई बनेंगे, वो भी मात्र 6 माह के। और जो 52वां सीजेआई बनेगा वो कैसा होगा, क्या होगा, तो अभी हम कुछ नहीं कहते। हाँ, अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था भी प्रदूषित हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। सीजेआई साहब के यहाँ पीएम मोदी का जाना, गणेश की पूजा करना, आरती उतराना एक पहली घटना थी और एक समारोह में फिर दूसरी बार मिले और आपस में बतियाते रहे, ये दूसरी उनकी मुलाकात थी। और इस मुलाकात में क्या क्या रंग खिलाए हैं ये तो अभी बहुत जल्दी उजागर होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में क्या निर्णय आता है, उसमें क्या संशोधन हुआ और अनेक प्रकरण जिनमें संशोधन हुआ। यहाँ पर सीजेआई को तो स्पष्ट घोषणा कर देना थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के में जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम से नहीं होंगे, मत पत्रों से होंगे, किंतु अभी तक उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। कहने का तात्पर्य ये आपका, और आप ये बताएं कि मतलब जनता को ही सब कुछ करना चाहिए। देखिए, जनता बेचारी क्या करे, मजबूर है वो।
उसने तो 5 साल में एक बार सत्ता का हस्तांतरण कर देती है, 5 साल में सिर्फ एक दिन, और उसके आधार पर 5 साल तक जनता का शोषण होता है, जनता को मजबूर हो जाती है, मौन रहती है, उसकी कोई आवाज नहीं सुनता है। ये कोई प्रजातंत्र है क्या? इसे प्रजातंत्र कहेंगे? इसे तो हम नाजी तंत्र कहेंगे। ये नाजी तंत्र है पूरे देश में, और यदि यही व्यवस्था चलती रही तो हिंदुस्तान का इतिहास काला हो जाएगा। यहाँ का जनमत का, प्रजातंत्र का, सबका इतिहास काला हो महंगाई जाएगा। चरम सीमा पर है, अरे इसके बारे में आप क्या कहना महंगाई चाहेंगे? तो इतनी है कि हद से ज्यादा उसका असर हमारी 90% जनता पर पड़ता है। 90% जनता को भिखारी माना जा रहा है। मंच से घोषणाएं की जाती है कि हम सबको खाने का दे रहे हैं। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे इवेंट मैनेजर पीएम की घोषणा है, जो हर जगह घोषणाएं करते हैं। अरे मक्कारों, देश की जनता मुल्क की मालिक है, तुम तो नौकर हो, तुम यहाँ पर वेतन लेते हो। हमारे जो जनता के द्वारा टैक्स दिया जाता है उसके आधार पर अपनी राजनीति करते हो, अय्याशी करते हो, और इतने होने के बाद भी जनता को भिखारी कहते हो। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार पर, ऐसे राजनीतिक दलों पर। यहाँ पर मैं एक बात और आपको याद दिला दूं, जो संघ अपने आप को राज, संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म, हिंदुत्व का ठेकेदार बताता है, वो भी इस नाजी गैंग का खास सहयोगी है। हर तरीके से सहयोग करता है और नुरा कुश्ती का प्रदर्शन करता है। कई दलें आवाज उठाती है, महंगाई है, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई उसको भरने के लिए अरे ये कोई सुनवाई नहीं। इसके बारे में क्या कहना इतनी चाहिए? नौकरियां है ही नहीं। देखिए, हम करोड़ों को नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं है। इतनी नौकरियां है कहाँ देश में? सारा नकारात्मक विकास हो रहा है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। सब तरफ चौपट व्यवस्था है। भारत का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो सकता है, और हम 2024 की दीपावली काली दीपावली के रूप में मनाने को बाध्य हो गए हैं। यह भी मैं कटु सत्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस मुद्दे पर जनता को भी सोचना होगा कि अब हम कैसे दिवाली मनाएं, कैसे नया जन सूर्य उदित हो, और ये कैसे काले काले बादल छटे। अब तो ये हालत है कि मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कविता में कहा था कि जरा मशाल जलाओ, बड़ा अंधेरा है, कदम कदम पे लुटेरों के यहाँ डेरे हैं। ये सब जो डेरे लगे हुए हैं, ये राजनीतिक दल हैं, अफसर हैं, और ये संवैधानिक संस्था हैं। ये सब छाती डकैतों, लुटेरों के डेरे हैं। इनसे अब जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। अब तो जन क्रांति करना पड़ेगी। यदि जन क्रांति नहीं की तो भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जनता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जनता एक कंकाल के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई नजर आएगी, और वह दिन भी दूर नहीं कि हम 90% जनता के कंकालों को पीस कर उसका पाउडर बनाकर ये नाजी गैंग, नाजी सरकार अपने उदर में संभालेगी। आपका नाम? कैसे याद? ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।